भारत से कमजोर हुई चीन की सेना। चीन की सेना में 5 बड़ी कमजोरियां। बुज़दिल भी है शोना बाबू और लाडलों की फौज। जंग हुई तो छक्के छुड़ा देंगे भारत के शेर। चीन की बुज़दिल सेना की करतूतों को भारत से डोकलाम विवाद के बाद से पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने यह भी देखा कि जिनपिंग को अपनी फौज पर, अपने लोगों पर और चीन के सोल्जर्स पर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए भारत के शूरवीरों से लोहा लेने के लिए जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में तिब्बतियन फोर्स बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तिब्बत के लोगों को सब्ज-बाग दिखाकर, उन्हें अच्छी जिंदगी और मोटी कमाई का लालच देकर चीन ने अपनी फोर्स में भर्ती किया है ताकि वो भारत के जाबाजों से मोर्चा ले सके। लेकिन भाड़े के सिपाहियों के भरोसे चीन भारत के सामने हरगिज नहीं टिक पाएगा। और तो और लाख कोशिशों के बाद भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की सेना की कमजोरियां दुनिया से नहीं छिपा पाए हैं। ये कमजोरियां चीन के सैनिकों को चीनी का गुड्डा साबित करती हैं, जो जरा से कड़े हालात के सामने गल जाते हैं। दोस्तों, टीम मोदी लगातार अपने दुश्मनों की इन्हीं दुखती रगों को रडार में रख रही है ताकि किसी भी तरह की हिमाकत होने पर दुश्मन का टेटुआ दबाया जा सके। भारत दुश्मन की कमजोरियों को तो एनालाइज कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे मुल्कों पर अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भरता भी खत्म कर रहा है ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में भारत अपने हौसले के बूते दुश्मन को चित कर दे। दोस्तों, चीन की ये 5 कमजोरियां ऐसी हैं जैसे किसी बरगद के पेड़ को अंदर से दीमक खोखला कर दे और जरा सा हवा का झोंका आए और बरगद धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। चीन की सेना की ये 5 कमजोरियां कौन कौन सी हैं जो भारत को चीन पर बड़ी बढ़त पर मोहर लगाती हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कैसे भारत ने दूसरे देशों पर से अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भरता खत्म कर दी है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये पक्का किया जा रहा है कि भारतीय रक्षा कंपनियों को कई हजार करोड़ की परियोजनाएं दी जाएं। इस निर्णय का मतलब ये है कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना की बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिनमें भारतीय नौसेना की कामोव हेलीकॉप्टर अधिग्रहण जैसी परियोजना काफी एडवांस्ड अवस्था में है। लेकिन मोदी सरकार ने इन प्रभावों के बावजूद मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत जल्द ही देश के भीतर 90% रक्षा उत्पादों का निर्माण करेगा और वर्ष 2024-25 तक देश में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐसे उत्पादों का निर्यात भी करेगा। सैन्य हथियार बनाने में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज दुनिया भर में मेक इन इंडिया का दबदबा बढ़ा है। सैन्य उपकरण बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान जहां HAL 42वें स्थान पर और बेल 66वें स्थान पर रहे थे, इनके हथियारों की बिक्री 1.5% और 4% बढ़ी है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 60वें स्थान पर रही, जिसकी हथियारों की बिक्री 0.2% बढ़ी है। भारतीय कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री $6.5 बिलियन यानी लगभग 48,750 करोड़ रुपए रही। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का दबदबा ऐसा है कि आज दुनिया भर में भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड है। भारत 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू कर रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदारों में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है जो राष्ट्रीय मानकों पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट की खूबी यह है कि ये 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है। भारत ने स्वदेश निर्मित लाइट वेट एंटी सबमरीन शाइना टॉर्पीडो को म्यांमार को भी बेची है। एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो यानी TAL शाइना भारत की पहली घरेलू रूप से बनी लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसे DRDO के नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है और इस टॉर्पीडो का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया। भारतीय हथियार उद्योग के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। TAL शाइना टॉर्पीडो के पहले बैच को $37.9 मिलियन के निर्यात सौदे के हिस्से के रूप में म्यांमार भेजा गया है, जो भारत का डंका दुनिया में बजा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान चिढ़े हुए हैं। दुनिया के आम सप्लायर देशों को कड़ी टक्कर देते हुए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर बन रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय सेना के लिए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। 10 से 12 टन के ये हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स की तरह आधुनिक और शक्तिशाली है।
2027 तक पूरा होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट का लक्ष्य आने वाले समय में सेना के तीनों अंगों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के आयात को रोकना है। इतना ही नहीं, दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर AK-47 का बाप बना रहा है। असॉल्ट राइफल्स AK-47 की सबसे कामयाब राइफल है। भारत मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक क्लाशिनकोव राइफल AK-103 भारत में बनाएगा। भारत और रूसी हथियार निर्माता कंपनी क्लाशिनकोव मिलकर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे भारत में बनाएंगे। इतना ही नहीं, इसे भारत दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेचेगा भी। इस बार के बजट में मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए खास तौर पर प्रावधान किए गए हैं। डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप कंपनियों और एकेडमिक जगत की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 25% R&D बजट के साथ डिफेंस R&D को इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमियों के लिए खोला जाएगा। सैन्य साजो सामान बनाने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। 2022-23 में डिफेंस में 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट घरेलू इंडस्ट्री के लिए रखा गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 58% था। आसान शब्दों में कहें तो अगले वित्त वर्ष में 68% खरीदारी घरेलू इंडस्ट्री से की जाएगी, जिससे देश की कंपनियां आगे बढ़ेंगी और भारत से जलने वाले दुश्मन सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ मलते रह जाएंगे। चीन और पाकिस्तान इसीलिए परेशान भी है। एक तरफ तो भारत लगातार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपनी सेना और देश को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं चीन अपनी सेना की कमियों को दूर ही नहीं कर पा रहा है। आने वाले वक्त में अगर ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यही कमियां उसके ताबूत की कील बनेंगी, जिनमें सबसे पहली कमजोरी है चीन की सेना में लाडलो और दुलारों की भरमार। लाडलो दुलारों से भरी है चीनी फौज। यह ऐसी कमजोरी है जिसने चीन के सैनिकों को सिर्फ शो पीस यानी दिखावे का सामान बनाकर रख दिया है। दरअसल चीन की सेना के हौसले बेहद कमजोर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के सिपाही बेहद प्यार दुलार में पले बढ़े होते हैं। बचपन से उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और उन्हें बेहद सुरक्षित माहौल में पाला जाता है, जिसकी वजह से उनमें जूझने का जज्बा बेहद कम रहता है। इसकी वजह है चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी एक पेरेंट कानून सिर्फ एक ही संतान पैदा करने का हकदार है। दरअसल चीन में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए पिछले कई दशकों से एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति वहां का कानून देता है। ये चीन सरकार की आधिकारिक नीति है, जिसे साल 1979 में शुरू किया गया था। इसके तहत शहरी जोड़ों को एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, जबकि कुछ विशेष कारणों में गांव में रहने वाले जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने का हक दिया जाता था। अब चूंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ भारत का जितना मजबूत लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहाँ सरकार के आदेश की अवहेलना करना किसी के लिए संभव नहीं है। लिहाजा चीन के लोग एक ही संतान से संतोष करते हैं। इस 1 चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये रहा कि 1979 के बाद पैदा हुए चीन के ज्यादातर लोग अपने माता पिता और दादा दादी के लाड दुलार का एकमात्र केंद्र बने रहे। उनकी हर जिद पूरी की गई, जिसकी वजह से उनमें जीवन संघर्ष की क्षमता बेहद कम हो गई। अब टकराव की स्थिति में यह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरने लगता है। चीन को 1 चाइल्ड पॉलिसी की खामियां तो समझ में आने लगी, लेकिन इसमें उसे लगभग 36 साल लग गए। अक्टूबर 2015 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, जिसके बाद चीनी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि चीन ने पाया कि उसकी 1 अरब 40 करोड़ आबादी में बूढ़े होने वाले लोगों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक चीन की लगभग 44 करोड़ आबादी 60 की उम्र तक पहुंच चुकी होगी। लिहाजा आनन फानन में 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 36 सालों में पैदा हुए चीन के बिगड़ैल और लाडले बच्चे चीन की फौज में सिपाही और अधिकारी बनकर छाए हुए हैं, जो थोड़े से संघर्ष में घुटने टेक देते हैं। यह आकलन खुद चीन की मीडिया का है, और यह आकलन डोकलाम विवाद में भारत के सूरमाओं से PLA के सैनिकों के संघर्ष के वक्त सच भी साबित हुआ। चीन के आका अपनी फौज की इस कमजोरी से वाकिफ है, इसलिए चीन की फौज अपने इन बिगड़ैल नवाबजादों को राइट ट्रैक पर लाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाती है। चीन की फौज की बुजदिली और कायरता के कई उदाहरण मौजूद हैं। 1979 के बाद से चीन की सेना किसी भी जंग में नहीं उतरी। चीन 1962 की जंग को लेकर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, लेकिन इस युद्ध में भी संसाधनहीन भारत की फौज ने खुद के कई गुना ज्यादा चीनी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर उस समय भारतीय सेना को PM नेहरू और रक्षा मंत्री VK मेनन का जरा भी सपोर्ट हासिल होता तो जंग का नतीजा कुछ और ही होता। उसी भारतीय फौज ने 1967 में
चोला और नाथुला में चीन के 400 सिपाहियों को मार गिराया था, जिसके बाद भारत में सिक्किम का विलय हुआ। इसके अलावा सीमा पर चीन और भारत की फौजों के बीच बिना हथियारों के भिड़ंत होती है। उसमें चीन के सिपाही अक्सर भारतीय फौजियों के हाथों पिटाई खाकर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो कुछ साल पहले के हैं। इसमें साफ दिखाई देता है कि चीनी सेना के बिगड़ैल लाडले आंखों पर स्टाइलिश काला चश्मा लगाए हुए एलीट रवैया अपनाते हुए भारतीय फौजियों से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही भारतीय फौजी ठेठ देसी अंदाज में अपनी मजबूत भुजाओं के बल पर उन्हें रोक लेती है और धकेलते हुए वापस चीन की सीमा में लौटने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी कमजोरी, चीन की सेना पीस डिजीज से जकड़ी हुई है, यानी उसे लंबे वक्त से युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है, जिससे चीन के सैनिकों की युद्ध लड़ने और जीतने की क्षमता कमजोर हो गई है। इसने साल 1979 के बाद से किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। बेशक सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उन्हें वर्तमान समय में होने वाले युद्ध की समझ नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी भी इस बात से खासा परेशान है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने असल युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सैनिकों को ट्रेनिंग देने को कहा है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने दूसरे देशों की सेनाओं के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करने की संख्या भी बढ़ा दी है, लेकिन इससे सेना ने कितना कुछ सीखा है वो असल युद्ध लड़े बिना पता लगाना असंभव है। तीसरी कमजोरी, चीन की आर्मी यानी पीएलए को बीते 2 दशक से आधुनिक बनाने पर काम हो रहा है। करीब 10 साल पहले शी जिनपिंग के चीन के राष्ट्रपति और पीएलए के कमांडर इन चीफ बनने के बाद से इस दिशा में काफी तरक्की हुई है, लेकिन पक्ष ये भी है कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैनिकों की गुणवत्ता आधुनिकीकरण के मुकाबले ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब सैनिकों के भर्ती करने की रणनीति में बदलाव किया गया है। पीएलए ने विशिष्ट और तकनीकी विश्वविद्यालयों के बेहतर योग्यता वाले छात्रों को सेना में रोजगार देने पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने 2035 तक पीएलए को आधुनिक बनाने की बात कही थी। इसके लिए अच्छी स्किल वाले पढ़े लिखे युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए कई ड्राइव्स चलाई गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दिक्कत अब भी मौजूद है और पीएलए अभी भी अपनी तकनीक केंद्रित सेवाओं को हैंडल करने के लिए एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों की कमी का सामना कर रही है। चीन की चौथी कमजोरी है सेना में भयंकर तरीके से फैला करप्शन, जो चीनी सेना को भीतर ही भीतर पूरा खोखला कर चुका है। ये करप्शन करीब 40 साल पुराना है, जो अब तक बरकरार है। बाजार से जुड़े सुधारों के बीच 1980 के दशक में पीएलए में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया था। तत्कालीन अध्यक्ष जियांग जेमिन ने 1998 में मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स को भंग करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन इसकी जड़ें तब तक काफी गहरी हो गई थी। 2012 में सीसीपी अध्यक्ष बनने के बाद शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज की, जिसके चलते 4000 से अधिक भ्रष्टाचार विरोधी जांच हुई। कई बड़े अधिकारी बर्खास्त हुए। जू कैहोई और गुओ बॉक्सियोंग भी इनमें शामिल थे। ये दोनों ही सीसीपी के पूर्व महासचिव हु जिनताओ के अंडर में सीएमसी के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इनकी बर्खास्तगी से पार्टी के भीतर कलह मच सकता था, इसलिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी से हटाए जाने के बजाय पीएलए में नौकरी दे दी गई, यानी पीएलए में भ्रष्ट अधिकारी आ गए और सुधार धरे के धरे रह गए। अब आपको बता देते हैं कि चीनी सेना की 5वीं कमजोरी के बारे में। 2049 तक चीनी सेना को दुनिया के नंबर 1 सेना बनाने के सपने को साकार करने के लिए लगातार सैन्य आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी और पहले से चालू हथियारों की देखरेख में बड़ी रकम लगा रही है। अपने कुल रक्षा खर्च में से सैन्य आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चीन का खर्च 2012 के बाद से हर साल बढ़ा है और 2015 के बाद से इसने 40% का आंकड़ा पार कर लिया है। बात यहीं तक ठीक रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन चीन में पीएलए का हिस्सा रह चुके 5.7 करोड़ लोग भी हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं चाहिए होती हैं। ये सब खर्च भी रक्षा बजट में आता है। पीएलए को मौजूदा हथियारों के रखरखाव की लागत, निर्माण और कमीशनिंग के लिए पैसा खर्च करना होता है। बढ़ते खर्च के बिल और बढ़ती रखरखाव की लागत चीन के सैन्य आधुनिकीकरण अभियान को धीमा कर रही है, जिसकी जानकारी चीन हमेशा से छिपाता आया है, जो कि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है। चीनी फौज भी इन कमियों को जानती है, जो उनके साहस को तोड़ देती है। हाल ही में भारत से डोकलाम में पिटे चीनी सैनिकों की कहानी के अलावा भी चीन की सेना अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी अपनी बुजदिली का सबूत दे चुकी है। साल 2016 में द गार्जियन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश सूडान में चीन की फौज शांति सेना के रूप में तैनात थी। उस समय चीनी सैनिकों को एक शरणार्थी शिविर की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी।
लेकिन विद्रोहियों के हमले के समय चीनी फौजी मोर्चा छोड़कर भाग गए। चीनियों की कायरता का नतीजा ये रहा कि इस शिविर पर क्रूर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। उन्होंने मासूमों की हत्या कर दी और महिलाओं से बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया। यही नहीं, चीन की फौज अपने से कई गुना छोटे वियतनाम के हाथों भी मात खा चुकी है। चीन ने 1979 में वियतनाम पर पहला हमला किया था, जिसमें उसे बुरी तरह मात खानी पड़ी थी, जिसके बाद चीन वियतनाम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इन परिस्थितियों में यह आसानी से समझा जा सकता है कि चीन की फौज महज कायरो का जमावड़ा है और उस पर कोढ़ में खाज है चीन की सेना की बाकी 4 कमजोरियां। ऐसे में भारतीय फौजियों ने पहले गलवान घाटी और फिर पेंगोंग लेक इलाके में चीनियों को खदेड़कर ये साबित कर दिया कि चीन की ताकत का सिर्फ हवा है, उसकी असली ताकत यानी चीनी फौज के जवान अंदर से खोखले हैं।